Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर क्रोमोसोम और डीएनए से नेक्स्ट टॉपिक डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, या प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, या हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। इससे पहले हमने मिसेल्सन और स्टेल एक्सपेरिमेंट को हमने पढ़ा था। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उधर हमने ये एक्सपेरिमेंटली आप लोगों को ये बताया था, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया था कि वो जो तीन मॉडल थे सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, इसमें से जो करेक्ट मॉडल था वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। अभी हम इसकी डिटेल प्रोसेस को हम पढ़ते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में। इसी टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर बाद में हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आएंगे, वो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। अब सबसे पहले अगर आप देखें डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म या इसका प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और इसमें जो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, देन पॉलीमराइजेशन और एक्सटेंशन, एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेशन। ये 3 फेजेस है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनिशिएशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है और टर्मिनेशन क्या होता है। यहाँ पर सिंपल चीज़ ये है कि मतलब जो आपके पास डीएनए है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड है जो मैंने आपको रेड में शो किए हैं, ठीक है। अब एक किधर से स्टार्ट लेगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, इसके जो नए स्ट्रैंड बनते हैं 2, वो कब स्टार्ट होंगे, कब ये पॉलीमराइजेशन मैनी न्यूक्लियोटाइड चेन इसमें ऐड होंगे और ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। और टर्मिनेशन, कब ये जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और एक डीएनए के आपके पास 2 डीएनए बनेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में तो हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि एक डीएनए होता है, फॉर एग्जांपल देखें ये एक डीएनए जो होता है, स्पेशली जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था, इसमें ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, अनजिप हो जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर इसके साथ फिर एक नया स्ट्रैंड बनता है, इसके साथ भी एक नया स्ट्रैंड बनता है और इसके साथ भी क्या होता है एक नया स्ट्रैंड बनता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर इधर भी आपके पास देखें इस तरीके से ये एक डीएनए से आपके पास 2 डीएनए बन जाते हैं। दी 2 DNA और 2 you can say daughter DNA, 2 daughter DNA आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके ये देखिए, अगर आपको विजिबल ना हो, ये एक डीएनए से आपके पास 2 डीएनए जो है ये बन जाते हैं। अब देखें इसी प्रोसेस में ये तो 3 स्टेप्स हो गए इसके, फिर इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए। उसमें एक टेम्पलेट डीएनए होता है। टेम्पलेट डीएनए बेसिकली क्या होता है कि ये आपके पास एक पेरेंटल डीएनए है, ये डीएनए जब अनजिप हो जाता है तो ये जो इसका एक पेरेंटल स्ट्रैंड है इससे नया बनना है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये वाला जो इधर है इसको भी फिर हम क्या कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसके साथ एक न्यू स्ट्रैंड ने बनना है, इसके साथ भी एक न्यू स्ट्रैंड ने बनना है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट एक्चुअली इट इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड। अब इधर अगर देखें एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, स्पेशली डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉली मीन मैनी, मरेज मेयर मीन यूनिट्स। मतलब इसमें क्या होता है, डीएनए के मेनी यूनिट्स आपस में अटैच हो जाते हैं। डीएनए के यूनिट्स क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, जो मैंने आपको चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो बायोकेमिस्ट्री वाला आपके पास चैप्टर है फर्स्ट बायोलॉजी में, उधर डीएनए के टॉपिक में मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती है। आपके पास नाइट्रोजनस बेस होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और आपके पास राइबोस शुगर होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के यूनिट्स जो होते हैं वो बेसिकली कंबाइन होते हैं, इसको फिर हम कहते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन। और ये बेसिकली ये काम जो परफॉर्म करता है डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाने में, ये पॉलीमरेज का होता है। ये पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब हर एक का अपना अपना रोल होता है ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसमें क्या है टर्मिनेशन,
टर्मिनेशन में रोल अदा करता है, ठीक है। जब आपके पास जो होता है ये डीएनए जब बन जाता है, इसको टर्मिनेट करना जो होता है लास्ट में, ये फिर किसका काम होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, क्योंकि वो बेसिकली क्या करता है, वो आरएनए वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्राइमर्स के, उसको निकालते हैं, उसकी जगह पर डीएनए वाले लगाते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सपोर्ट टू डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है उसके साथ सपोर्ट भी करता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। और जब आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 2 है, ये क्या करता है, रिपेयरिंग ऑफ डीएनए डैमेज, जहाँ पर डीएनए डैमेज हो जाए उसकी रिपेयरिंग करता है। लाइफ टाइम ऑफ द सेल, थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो होता है ये डैमेज जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये मेन एंजाइम है, एक ह्यूज एंजाइम है बेसिकली, जो 2 डायमर्स पर मुश्तमिल होता है, 2 फर्दर यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, और यूनिट्स पर फर्दर सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें अल्फ़ा अल्फ़ा फिर बीटा बीटा, और इस तरीके से एक जो फर्ज में ये डायमर है, ठीक है, जितने स्ट्रक्चर इधर है और जितने स्ट्रक्चर इधर है, तो ये डायमर है, ये एक यूनिट है और ये दूसरा यूनिट है, डायमर मीन 2 यूनिट्स। तो ये डीएनए पॉलीमरेज फॉर एग्जांपल 3 है, और ये इसके क्या है, इसके 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, फर्दर। तो मेन एंजाइम है, ह्यूज एंजाइम है, और सिंथेसाइज बोथ डीएनए डॉटर स्ट्रैंड्स, जो आपके पास जो पेरेंटल होते हैं ना, ये वाले जो पेरेंटल होते हैं बेसिकली, ये आपके पास एक डीएनए से पेरेंटल, ये एक पेरेंटल था और एक पेरेंटल था, ठीक है। इसके साथ फिर क्या बन जाता है, इसके साथ फिर न्यू स्ट्रैंड, ये भी न्यू स्ट्रैंड इसके साथ बन गया है, और इसके साथ भी ये न्यू स्ट्रैंड जो होता है ये बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नए स्ट्रैंड बनाते हैं जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करते हैं, तो बच्चे जब पैदा करते हैं तो इसके बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उसको हम पेरेंटल डीएनए कहते हैं। वो पेरेंटल डीएनए तो बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि क्या करता है, पेरेंटल डीएनए की एक कॉपी बनाता है, वो कॉपी जो होता है वो अपने बच्चों में ट्रांसमिट करता है। पेरेंटल डीएनए तो अपने पेरेंट बॉडी में रह जाता है, क्योंकि पेरेंट के बॉडी ने भी अपने फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म करने होते हैं, तो कॉपी जो होती है वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि बेसिकली जो रेप्लिकेशन का लफ्ज़ जो है ये रेप्लिका मीन एग्जैक्ट कॉपी, तो एक कॉपी बनती है, वो कॉपी फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, ठीक है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, ये डीएनए को हमारे बॉडी में स्टिमुलेट कौन करता है, कौन इसको स्टिमुलेट कर जाता है, ये डीएनए ये कैसे अपने आप की कॉपी बनना शुरू कर देती है। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, वो जीन्स स्टिमुलेट होकर अपनी कॉपी बनाता है। दूसरा, ये जो डीएनए है उसके साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर स्टिमुलेट होकर इसी डीएनए की कॉपी बनाता है। तीसरा जो है उसका एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरनमेंट के नतीजे में भी, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कहीं एक एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा पैदा हो गया है, अब इस बच्चे को हम खुराक देते हैं बाहर से, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑक्सीजन वगैरह भी लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे के अंदर डीएनए है, जब इस बच्चे की ग्रोइंग होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, तो साथ साथ वो डीएनए जो होता है उसको भी खुराक मिलती है, ऊपर से बॉडी ऑक्सीजन भी लेता है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, जिसके नतीजे में वो डीएनए की कॉपी भी बनती है। जिस तरह कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि एक पेरेंटल सेल से 2 बनते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 एंड सो ऑन, बहुत सारे सेल बन जाते हैं। पहले सिंगल ज़ाइगोट होता है, फिर मोर देन 10 बिलियन सेल्स हो जाते हैं, और हर एक सेल के अंदर ये कॉपी जाती है, ठीक है। तो 3 मेन इसके वो है काजेज़ हैं जिसके नतीजे में डीएनए जो होता है ये रेप्लिकेशन करना शुरू कर जाता है। कौन से हैं, एक जो है इसकी जीन्स, डीएनए के अपनी जीन स्टिमुलेट करना शुरू कर जाता है, दूसरा साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, और तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर इस पर असरअंदाज होते हैं, और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, साथ साथ डीएनए की कॉपीज़ भी बनते हैं, अपने नए सेल में उसको ट्रांसमिट करते हैं, मीन या साथ साथ अपने बच्चों में भी इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो इसके अलावा एलान टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये जो आपके पास, ये जो रेड में मैंने आपको लोगों को बताया था कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है आपके पास, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है इसके साथ साथ ये नया स्ट्रैंड जो होता है, ये जो आपके पास न्यू स्ट्रैंड है, इसकी सिंथेसाइजिंग होती है इसी पेरेंटल डीएनए से।
अब ये तो आपके पास 3 किस्म के एंजाइम थे जिसका डीएनए के रिप्लिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा कुछ और एंजाइम है, फॉर एग्जांपल प्राइमेज। अब प्राइमेज एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी एंजाइम का रोल क्या होता है कि जब डीएनए के नए स्ट्रैंड बनते हैं, नई कॉपी बनती है इधर, या इसके साथ ये बनता है, इसके साथ ये बनता है, तो फिर प्राइमेज एक एंजाइम है जो बेसिकली स्टार्ट में प्राइमर लगाता है। प्राइमर जिस तरह की देखिए, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, अनजिप्ड हो गया है, ठीक है। अब ये जो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है पेरेंटल वन, इसके साथ देखिए ये एक जो 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड मैंने लगाए हैं, फ्यू न्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक प्राइमर है। प्राइमर क्या होता है, फ्यू आरएनए न्यूक्लियोटाइड या फ्यू आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। अब अगर ये डीएनए स्ट्रैंड पेरेंटल वाला, टेम्पलेट वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 3 to 5 एंड में है, ठीक है। मतलब ये जो है आपके पास एक स्ट्रैंड है, फॉर एग्जांपल ये इसी डायरेक्शन में 5 to 3 है, तो ये वाला जो होता है फिर इस तरीके से इसका उल्टा होता है, एंटी पैरेलल होता है, ये इस तरीके से फिर जाता है, इस तरीके से आगे फिर ये जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है फिर आपका, फिर इसमें फिर बाद में लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, इससे फिर बाद में लेगिंग स्ट्रैंड बनता है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब ये तो प्राइमर बहुत ज़रूरी है। प्राइमर कौन ऐड करता है, प्राइमेज एंजाइम, ये फ्यू आरएनए न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरीके से एक और चीज़ जो है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का फंक्शन है, प्रूफ रीडिंग। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, जब ये नया स्ट्रैंड बनता है, इधर एक इधर बनता है, बेसिकली आपके पास ये वाला जो होता है, फिर प्राइमर से फिर आगे इस तरीके से बनता है, और फिर ये इधर से एक बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नया स्ट्रैंड, फिर ये एक डीएनए, दूसरा डीएनए, ये एक डॉटर डीएनए, ये एक डॉटर डीएनए, एक डीएनए से फिर 2 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आखिर में जब ये बनते हैं, स्पेशली जो पॉलीमरेज 3 होती है, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मीन जो गलत सीक्वेंस में अगर कोई न्यूक्लियोटाइड इधर लगा हुआ है, उसी रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं और इसको दोबारा करेक्ट करते हैं। प्रूफ रीडिंग, जिस तरह कि आप लोग जब कोई पेपर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर आपने बना लिया, और पेपर की जब प्रिंटिंग हो जाती है, इसके बाद इसको आप दोबारा चेक करते हैं, इसको प्रूफ रीड करते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप काउंटिंग करते हैं, पेपर की काउंटिंग करते हैं, एक दोबारा आप लिस्ट के साथ इसको टेली करते हैं, चेक करते हैं, इसको प्रूफ रीडिंग करते हैं, ताकि इसमें कहीं गलती ना रहे। तो गलती की गुंजाइश न रहने की वजह से फिर वो क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, ताकि आपके पास डायरेक्ट डीएनए आपके पास बन जाए। इसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आपके बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटीज़, कोई रॉन्ग प्रॉपर्टीज़, करेक्टर्स नहीं आएंगे जिससे आपकी बॉडी के लिए कोई नुकसान हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जो प्रूफ रीडिंग है बेसिकली इसके लिए। अब देखिए, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कि ये प्रूफ रीडिंग करता है। और साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसके मैंने बताया कि एक ह्यूज एंजाइम है, इसके 2 सब यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। आपके टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम दिया गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये डायमर, ह्यूज डायमर मॉलिक्यूल होता है, इसमें अल्फा अल्फा फिर बीटा बीटा एंड सो ऑन, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। बेसिकली ये अगर मैं इधर आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि ये इधर ये पेरेंटल डीएनए है, टेम्पलेट, ये भी पेरेंटल या टेम्पलेट है। जब इससे नया बनना होता है तो फिर इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट मीन सांचा। जिस तरह कि आप ईंटें वगैरह बनाते हैं ना, तो इसके लिए एक सांचा होता है, उसमें जो होते हैं आप मिट्टी वगैरह को, गीली मिट्टी को, गारा जिसको हम कहते हैं, उसमें सांचे में डालते हैं और नए नए ईंटें आप बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेम्पलेट। अभी जो आपके पास स्पेशली ये जो पॉलीमरेज 3 है, जो 2 यूनिट पर मुश्तमिल होता है, ये इस तरह काम करते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक यूनिट है, ठीक है, और ये आपके पास एक दूसरा यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बेसिकली किसकी यूनिट्स है, ये आपके पास एक्चुअली पॉलीमरेज 3 की यूनिट्स हैं। ये दोनों यूनिट्स जो होते हैं ना पॉलीमरेज 3 की, आपस में इधर अटैच हुए होते हैं। इसको हम कहते हैं, इसी चेन को हम कहते हैं, अटैचमेंट पॉइंट को चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पेप्टाइड्स बॉन्ड के नतीजे में ये दोनों यूनिट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। जब ये यूनिट जो होते हैं आगे फॉरवर्ड करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, तो फिर क्या करता है, इसको भी साथ साथ पुश करता है, इसको इधर पुश करता है, इधर आ जाता है। फिर ये क्योंकि ये अपने पास बेसिकली ये जो बनता है ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जब आगे जाता है तो ये वाला जंप के साथ इधर आ जाता है। इधर आपके पास क्या होते हैं, प्राइमर्स, इधर जगह जगह पर प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। तो फिर ये जब ये जंप बैक करता है तो फिर ये इधर आ जाता है, फॉर एग्जांपल यूनिट इधर आ गया, ठीक है। तो इधर से फिर ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्राइमर है इधर, ये आपके पास इधर प्राइमर है, तो फिर ये क्या करते हैं, इधर से ये न्यूक्लियोटाइड बनाना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड ये चेंज, ये फिर इसी डायरेक्शन में होता है। फिर जब ये आगे जाता है तो फिर ये जंप बैक करता है, फिर ये यूनिट इधर आ जाता है, फिर इस तरीके से क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को इस तरीके से बनाता है। तो इसको फिर हम कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड, दैट इज द लेगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग, ये लीड कर रहा है, ये लेगिंग है। लेगिंग आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जब आप लोग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे उधर आप लोगों ने पढ़ा था कि एक लेग फेज होता है, लॉग होता है, ठीक है। लेग फेज क्या होता है, ये रेस्टिंग फेज होता है। ये इस वक्त अपने आप को बैक्टीरिया अपने आप को होस्ट के सेल के साथ क्या करता है, एक कस्टम बनाता है, आदि बनाता है। तो ऐसे यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होती, तो स्लो, मतलब ये जो होता है, ये जो स्ट्रैंड बनते हैं लेगिंग में, ये इस तरीके से स्लो वक्फे से देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है, इधर एक बन जाता है, इधर एक बन जाता है, ठीक है। ये वाला कंटिन्यूस बनता रहता है इस तरीके से, ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। ये क्या है, फिर बाद में, ये फिर बाद में फिर कंटिन्यूस बन जाता है, लेकिन स्टार्ट में क्या होता है, ये स्टार्ट में बेसिकली क्या होता है, ये फ्रेगमेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। चूंकि इसको एक साइंटिस्ट था ओकाजाकी, उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, ये वाला कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है। इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं, इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड या इसको हम डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं। बाद में ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, कुछ एंजाइम और भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गायरेज एंजाइम। गायरेज इसको टोपो आइसोमेरेज एंजाइम भी कहते हैं। गायरेज दैट इज आल्सो कॉल्ड टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। इसका रोल क्या होता है कि ये डीएनए जो बेसिकली पहले इस तरह हेलिकल होता है, आपस में इस तरीके से कायर्ड हुआ होता है। इसके दरमियान में क्या होता है, इसके दरमियान में आपके पास बेस पेयर्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए होते हैं, दोनों स्ट्रैंड स्टेबल हुए होते हैं। फिर गायरेज या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम इसी को क्या करता है, अनवाइंड पहले वाइंड फिर अनवाइंड करता है, इसको एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है बेसिकली स्ट्रक्चर, ये अभी सीढ़ी की तरह है कि नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, लेडर लाइक स्ट्रक्चर इससे बना लेता है। इसको इसकी जो आपस में कालिंग हो जाती है, इस कालिंग को इस तरीके से रिकाइल कर देते हैं, इस तरीके से दरमियान में इसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से वो स्टेप्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, इस तरह की सीढ़ी में होते हैं। अब ये तो काइल डीएनए को गायरेज या टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर में अनकाइल्ड बनाता है। फिर इसमें ये जो बेस पेयर्स हैं इसको कौन रिमूव करता है, इधर से देखिए, फॉर एग्जांपल इसमें ये बेस पेयर्स है ना, ये बेस पेयर्स। एक और एंजाइम है हेलिकेज इसी बेस पेयर्स को रिमूव करता है। बेस पेयर्स इधर से रिमूव हो गए ना, जब रिमूव हो गए तो इसके दोबारा भी चांसेस होते हैं कि दोबारा ये क्या बन जाए, ये हेलिकल बन जाए। लेकिन क्या है, एक खास किस्म की प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या है के पास, SS सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इधर अटैच हो जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये अटैच हो जाते हैं, तो फिर ये डीएनए की दो स्ट्रैंड जो है दोबारा काइल्ड नहीं होते, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, फिर रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है, ठीक है। फिर आगे जो होती है नए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड और लेगिंग स्ट्रैंड आखिरकार एक डीएनए से आपके पास
दो डीएनए जो होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। दैट वाज द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। स्टार्ट में मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बता दिए। की पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे क्योंकि आगे ताकि आपको फिर मुश्किल ना पेश आ जाए, क्योंकि इसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को या मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसका जो बाकायदा पार्ट है, मेन पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।